जो संदेश गया है, जैसे न्याय के विषय में कहा जाता है कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो दिखे भी कि न्याय है, तो शासन के विषय में तो और भी है कि भाई शासन दिखना चाहिए। और राजनेता की तो सारी आधुनिक लोकतंत्र में राजनेता की सारी जो प्रतिष्ठा है वो छवि पर निर्भर है। और ये बड़े ही चिंता का विषय है कि मोदी जी की छवि धीरे-धीरे वो होती जा रही है जो उनके बहुत ही निकृष्ट कोटि के शत्रु कहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुरू से कह रहे हैं कि मोदी जी कायर हैं, कायर हैं, कायर हैं। और हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कायर किस कोने से दिखते हैं। लेकिन पता नहीं आपको उनको राजघराना कहते हैं या उन पर कितना आदर का भाव रखते हैं कि जैसे उनकी बात सही सिद्ध करने भिड़े हैं। कम से कम जो बाहर छवि जा रही है, वो तो यही है कि मोदी जी दबते हैं उनसे जो उपद्रव करें। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि मोदी जी दबते हैं उनसे जो भारतद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं। तो ये अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये जैसा कि बहुत ही अच्छे से शैलेंद्र कुमार जी ने बताया कि ये जो आक्रमण है, ये तो वस्तुतः है, जैसा उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री लगातार शुरू के 30 वर्ष में ही 24 साल मुसलमान को रखा, जानबूझ के रखा ना। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जो है वो तो हिंदू धर्म को धीरे धीरे खत्म करने के लिए कार्य कर रही थी। तो जब भाजपा और संघ के लोग शक्ति में सत्ता में आए तो मेरे उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इसको समझें। और जब वो खत्म करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ ध्यान देंगे। कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भारत से खत्म करना चाहेगा, वो शिक्षा और मंदिर, गौरक्षा, कृषि, इन्हीं सब पे चोट करेगा ना, और लोक जीवन पर। आश्चर्य की बात है कि आपने इन सभी क्षेत्रों में ये दिखा दिया है कि आपको जो भारत का मुख्य समाज है, सनातन धर्म का अनुयायी समाज है, हिंदू समाज है, उसके प्रति, उस समाज के प्रति आपकी या तो जानकारी नहीं है या निष्ठा नहीं है। उसके जो रिचुअल्स हैं, उसके जो प्रतीक हैं, वहां जाकर यशस्वी होने की चतुराई आप में बहुत अधिक है। मंदिर चले जाएं, कर्मकांड कर लें, ये करते दिखें, बहुत अच्छा। लेकिन इनका जो आंतरिक तत्व है कि मंदिर कैसे शक्तिशाली होंगे, शिक्षा कैसे सनातन धर्म की महानतम ज्ञान परंपरा जो विश्व में इतनी किसी की है ही नहीं परंपरा, उसके अनुरूप बनेगी, खेती कैसे फिर से विश्व मुक्त होगी और भारतीय फसलों, भारतीय बीजों, भारतीय पद्धतियों को बढ़ावा देने वाली होगी, गौरक्षा कैसे संपूर्ण होगा, गौवंश की रक्षा। और जो हिंदू समाज का लोक जीवन है, समाज जीवन है, जो इतना हजारों हजार साल से अखंड और भव्य रहा है, जिसके कारण ये देश विदेशी जो आंकड़ों से खेल करते हैं उनको भी मानना पड़ रहा है कि साहब 1800-1900 साल तो इस ईसा के, जिसे वो ईसा कहते हैं, 0 ईस्वी, उसके बाद 2000 में 1800 साल भी अगर वो बताते हैं तो कितना हुआ भाई, बहुत ज्यादा हुआ ना, 90%। तो आप तो उसके कारण ही यशस्वी रहे हैं ना, जो हमारा समाज जीवन था। उस समाज जीवन को विश्रंखलित करने के लिए जो कांग्रेस ने धीरे से काम किया था, कांग्रेस ने पहले तो नहीं किया, कांग्रेस ने तो जो मिशनरियों का प्रचार है उसका शिकार होके आरक्षण, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण में किसी भी प्रकार का नहीं चाहता, लेकिन फिर उस समय जो शक्तियां थी उनके कारण दबाव में आना पड़ा। लेकिन आपने तो वो जो अपना देशद्रोही व्यक्ति था विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसने जो बीज बोया उसका आपने तो विशाल वृक्ष बना दिया, ओबीसी आयोग ही बना दिया। वहां तक ही नहीं था, आपने ओबीसी को बता दिया कि, और आपके साथ पता नहीं संघ के अधिकारियों को भी क्या हो गया है कि वो कह रहे हैं कि 5000 साल से इनके साथ शोषण हो रहा है। यानी कमाल है। एक और तो प्रचार हो रहा है, अभी आज किसी ने मीडिया में बहुत चल रहा था, किसी ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी है, कोई कह रहा है पंडित है, जो भी हो। तो एक बड़ी चैनल में कई बहस चल रही थी कि कुर्मी तो बहुत सशक्त जाति है, सारे देश में इसके लोग हैं, कहीं पटेल, कहीं किसी से कहते। यादवों ने पुस्तक लिखी है कि हम हजारों साल हमने भारत के बड़े भाग में राज्य किया,
तो ये एक विचित्र सा अराजक दौर है कि उधर वो पिछड़े हो जाते हैं, उधर वो कहते हैं हम शासक रहे हैं, उधर कहते हैं हम बहुत संपन्न हैं। और ये तो शिक्षा के द्वारा या सही इतिहास लेखन के द्वारा ही हल हो सकता था। लेकिन लगता है कि हिंदू समाज के संगठन की इच्छा रखने वाला कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इन पक्षों पर ध्यान दे, और शासन भी नहीं है। और आपने तो बाकायदे यूजीसी का जो पिछला एक्ट जिसके सारे ही अनारक्षित हिंदू दुखी थे, बहुत गहरे दुख में थे, उसके द्वारा आपने तो हिंदू समाज जीवन को स्थायी रूप से विभक्त करने का मानो एक निर्णायक कदम चल दिया। तो ये तो बहुत ही लज्जा की बात है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी लज्जा की बात यह है कि अपने देश में जब हम शासन में आते हैं तो याद रखना चाहिए कि लोक मानस कैसे चलता है। तो जो जनता सरकार आई थी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद, उसके बारे में जो पहली बुरी छाप पड़ी थी लोगों को कि भाई इनको शासन करना नहीं आता, ये जानते ही नहीं है कि शासन कैसा होता है। तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन 1.5 साल में उनको जनता को मोह भंग हो गया और अगली बार फिर इंदिरा गांधी को ला दिया। फिर अटल जी ने किसी तरह सिद्ध किया कि नहीं नहीं शासन करना आता है। लेकिन अभी जो हुआ है वो तो शासन का कोई भी शासन का नियम उसमें पालन नहीं किया गया। क्योंकि शासन आप और कुछ आप चिंतन न करें, आप इतिहास न जानें, आप कुछ भी बोलते रहें, चलो मान लिया जाएगा कि ज्यादा जब बाकी लोगों ने जो शिक्षा में प्रचार किया है आप उसके शिकार हो गए। लेकिन शासन तो करना आना चाहिए। और ऐसे प्रदर्शन आज के समय शासन का क्या काम है? दंड बल का प्रयोग। और काहे के लिए विभाग हैं? तो या तो आप गांधी जी के अगर आप इतने शिष्य हो गए हैं अनुगत, तो पुलिस और सेना दोनों को भंग कर दीजिए अगर आप में, क्योंकि गांधी तो यही कहते थे। हालांकि उनके किसी चेले ने उनको कुछ गिना नहीं। जिसको लोग गांधीवादी कहते हैं जवाहरलाल वगैरह, वो तो उनको रत्ती भर नहीं गिनते थे। जवाहरलाल ने तो कह भी दिया था कि आप पता नहीं किस जमाने की बात करते हैं, कांग्रेस ने आपकी बात कभी नहीं मानी। ये लिखित है जवाहरलाल, उसमें तो दम था। लेकिन आप लोग गांधी गांधी रखते हैं, तो ऐसे करिए सेना बंद कर दीजिए और पुलिस बंद कर दीजिए। और अगर पुलिस है तो वो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है क्या? क्या पुलिस को निर्देश देना चाहिए कि कब लाठी चलाओ कब नहीं, ये हम बताएंगे, चुपचाप पत्थर खाओ? या नहीं, तो गंभीर अपराध है। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर लुच्चे लफंगे गुंडे आक्रमण करें, ये अकेला कारण पर्याप्त है कि आपको शासन में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप पुलिस बल के योग्य नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी सारी सुरक्षा हटा दीजिए। आपको इतना विश्वास है लुच्चों लफंगों आतंकवादियों सब पर, तो सारी सुरक्षा सबकी, सारे विधायकों सांसदों सबकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दीजिए। पुलिस आप रखते क्यों हैं? और अब उसकी धमक कहाँ रही? एक पुलिस अधिकारी बहन थी, उसने रक्षा की कोशिश की, वो तो मर गई। अभी उसकी मृत्यु की खबर आई कि कोई पेट में बच्चा था, क्या था सब। अभी डीएसपी का वो वहां बता ही रहे हैं सीतामढ़ी में, शैलेंद्र कुमार जी, उसी को मारा गया। ये क्या हो रहा है? आपके रहते भारत का पुलिस बल जो है उसका मनोबल गिराया जाता है। गुंडे और लफंगे लुच्चे पुलिस को मारते हैं। आप इसमें कौन सा बड़प्पन देख रहे हैं? दुनिया में कौन इसे बड़प्पन कहेगा? नहीं, पुलिस को लुच्चे लफंगों से पिटवाना, ये कौन सा तरीका है? अगर केवल पुलिस को अधिकार दिया जाता तो ये जो आंदोलन चला है 36-37 दिन, ये बिल्कुल नहीं चलता। क्योंकि सारी रिपोर्ट है कि इन 36 दिनों में शुरू के जो 30 दिन है, उसके बाद फिर गरमाई है 20 के बाद बात, तो उन 30 दिनों में 29 दिन तो वहां 100 से अधिक लोग नहीं थे। ऐसा कई दिन आया, कम से कम 20-25 बार आया। पुलिस उस समय बड़ी आसानी से उनको उठा सकती थी, 100 लोगों को ले जाती 4-5 अलग अलग जगह, 4-5 थानों में बैठा के जरा उनकी सेवा कर देती। आपने तो कमाल कर दिया। यानी जो एक साधारण पुलिस अधिकारी निपटना जानता है, दिल्ली के पुलिस अधिकारी अक्षम नहीं है। अगर आप उनको अक्षम सिद्ध करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष है भाजपा शासन का। केवल दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को छूट दे देते कि भाई तुम वो करो जो कानून कहता है और जो पुलिस का है कर्तव्य, तो सब ठीक होता। आप अपने सामने, आपके लोग भी वहां भरे पड़े थे, उनके सामने पुलिस वालों को पिटवा रहे हैं और फिर रील बना रहे हैं।
ये रील बनाने का रोग शुरू में आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोकप्रियता पा ली और उसके लिए जीत गए, लेकिन अब बच्चों की तरह रील बनाना प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है। बात बात में रील बनाना और बनवाना। पुलिस मार खा रही है, आपके लोग रील बना बना के कर रहे हैं, देखो देखो कितने गुंडे हैं, लुच्चे। अरे कौन नहीं जानता गुंडे लुच्चे लफंगे। और मुख्य बात यह है कि कितने लोग आए थे, तो संख्या बताए सरकार। महेंद्र सिंह टिकैत जब आए थे दिल्ली तो 1 लाख से अधिक किसान थे। हम लोगों ने सबने उस समय देखा था, वो देखने में 10 लाख लगते थे क्योंकि चारों तरफ बैलगाड़ी और सबसे फैल गए थे। तब भी उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पुलिस को मारे, और वो वैसे थे भी नहीं। आपके पास 1 लाख प्रदर्शनकारी तो नहीं आए थे, आप क्या ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने लोग आ गए थे। कुल कितने प्रदर्शनकारी आए थे दिल्ली में, उनकी संख्या बताई जाए और ये बताया जाए कि इतनी बड़ी संख्या आई थी 1.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में कि हम डर गए। और अगर आप डर गए तो शासन के लायक आप नहीं, आपने पुलिस को पिटवा दिया। बहुत बड़ा अपराध है पुलिस को पिटवाना। बड़ी सरलता से पुलिस इस समस्या को हल कर सकती थी। इस पर से शंका जाती है कि सचमुच ये लोग तो कह रहे हैं, आप डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी जैसे अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, तो इसलिए मैं जो कहने जा रहा था वो कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। लेकिन शंका तो जाती है कि ये तो जैसे मोदी जी की पहल पर इस दीपिके को, क्योंकि आजकल उनको पिछड़ों पे और हरिजनों पे बड़ा प्रेम है, तो ये जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो यहाँ पत्रकार था मामूली और अरविंद केजरीवाल की सेवा में था, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, आंखें नहीं मिला सकता, किसी तरह अमेरिका में जाके जुगाड़ कर रहा था, आजकल बेरोजगार हो गया था। उसको हिम्मत कैसे पड़ी और उसको ये बहाना कैसे मिला कि हम कॉकरोच पार्टी बनाएंगे। ऐसा बिना संकेत के वो हवाई अड्डे में आया, फिर उसको आदर के साथ ले आया गया और उसको सब परमिशन दे दिया गया। तो ये तो कोई बड़ा राजनीतिक क्षुद्र खेल है। क्या कॉकरोच पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जानबूझकर अवसर दिया और उसकी महिमा बढ़ाने के लिए पुलिस तक को पिटवाया? क्योंकि आजकल तरह तरह के समर्थक हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति का नया नेतृत्व उभार रहे हैं अथवा अनुसूचित जाति का सारा वोट छीन लेने के लिए कॉकरोच पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई कूटनीति नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी छवि तो नहीं गई। आईटी सेल बड़ा बदनाम है भाजपा का, उसके लोगों ने बड़ा प्रचार किया कि ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, सारे अनुसूचित जाति के लोग इनके साथ आ जाएंगे। अरे इससे अच्छा तो आप मायावती को साधे रहते महाराज, तो पुराने भाजपाइयों से आप तो कहीं रावण को साधते हैं, कहीं दीपके को। और कौन अनुसूचित जाति का आपको, आपने सबसे अपनी और दूसरे लोगों की माँ बहन को गाली दिलवाई, क्योंकि उनके वही संस्कार है शायद। और दूसरे, जब गुप्तचर विभाग हमारे पास इतना सशक्त है, बड़े बड़े उदाहरण हैं इसके, तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई आकाशवाणी और दूरदर्शन से कि इसमें जो लड़के हैं वो किन घरानों के हैं? क्या देर थी आजकल टेक्नोलॉजी के आधार, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो तो उनके विद्यार्थी होने के कोई लक्षण नहीं थे। ये नहीं माना जा सकता कि वो विद्यार्थी। उसमें तो बहुत सी लड़कियों की वाणी ऐसी थी जो पेशेवर कार्य में जो लगी रहती हैं, उस तरह की थी। तो उनके बारे में तथ्य तो सामने आना चाहिए था, बल्कि एक प्रवक्ता रख देना था। पुलिस अपना काम करती और आप उनके आंकड़े देते। ये तो विद्यार्थी नहीं है। इसी तरह ये जो थर्ड जेंडर सब चल गया है, जिन्हें पहले हिजड़े कहते थे, तो इतने सारे हिजड़े कैसे आ गए इसमें, थर्ड जेंडर के लोग? और ऐसी लड़कियां कैसे आ गई जो पुरुष जननांगों का नाम लेकर उन्मत्त सी हो जाती थी, नाम लेते ही से? यानी उनको क्या रोग है? मानसिक रोग है, कोई बहुत गहरा रोग है? इस सबका तथ्य आना चाहिए। क्या इसमें मनोरोगी, स्नायविक रोगी, थर्ड जेंडर यानी हिजड़े और पेशेवर काम करने वाले स्त्री पुरुष ही आए थे? और ये जो मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, पूरे समय वो शर्जील इमाम और कौन खालिद वालिद, मुझे तो नाम पूरा नहीं याद रहता, अपराधियों का कह रहा था कि वो अभी तक जेल में ऐसा रो रहा था जैसे कि उसके जवाहरलाल नेहरू के कोई सगा पुत्र ही जेल में हो या उसके अपने संतानें जेल में हो, ऐसा अभागा रो रहा था।
इससे इससे ये पता चलता है कि इसमें मुसलमान मुख्य हैं। इसमें अवश्य मुस्लिम घरों की लड़कियां और मुस्लिम पुरुष सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, अन्यथा मणिशंकर अय्यर जंतर मंतर पर बोलते हुए खालिद वगैरह को सब मुसलमान, सारे मुसलमान नेताओं का, आतंकवादियों का उसने नाम लिया। इसका अर्थ है कि इसमें आतंकवादी थे और आतंकवाद के समर्थक लोग थे। तो आपने पुलिस को कोई छूट, अपना कर्तव्य निभाने का अवसर पुलिस से आपने छीन लिया। छूट देने की कोई बात नहीं है, पुलिस अपना कर्तव्य करे, इसका अवसर वर्तमान भारत शासन ने पुलिस से छीन लिया। ये बहुत गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर। और जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए समय पे आपने त्याग पत्र नहीं दिया और अब जाके त्याग पत्र दिला रहे हैं, जिस समय सब लोग मान रहे थे कि चलो अब तो वो उसका, वो भी कहां से ले आए, वो काहे का एक मामूली से इंजीनियर है, उसको आप वैज्ञानिक प्रचारित करवाया और वो खुलेआम कह रहा है कि हम चीन से मिल जाएंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो देशद्रोहियों, आतंकवादियों, अपराधियों, अश्लील लोगों, धंधा पानी करने वाले लोगों, अपराधियों, इनको कैसे नया महत्व दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के किस बड़े नेता ने अथवा किस बड़े प्रदर्शन में इतनी गंदी भाषा हुई थी, क्योंकि सबसे निकृष्ट पार्टी है। लेकिन ऐसा माँ बहन की गाली, जननांगों को दिखाना और उनका नाम लेना, और लड़कियां पुरुष जननांगों का नाम लेते हुए उन्मत्त हो जाएं जैसे उनको कोई रोग है, बिल्कुल एक्सटेसी में पहुंच जाएं, तो बड़े, ये कौन लड़कियां हैं? किसी सभ्य घर की लड़की ऐसे नहीं हो सकती। कहाँ की है ये बताना चाहिए। और दूसरी मुख्य बात यह है कि ये देखना चाहिए कि अगर ऐसी लड़कियां हैं, और खास तौर से जिन्होंने कहा कि मोदी आपका माँ बहन की गाली, तो माँ की गाली तो दी ही, लेकिन कहा कि गोली मारो। अगर हम मान लें कि वो दुखी होकर कह रही है थोड़ी देर को तर्क के लिए, तो इसका अर्थ है कि वो उतनी स्नायविक दृष्टि से कमजोर है कि किसी एक परीक्षा में अवसर नहीं मिला, कोई एक चूक हो गई तो वो मोदी जी को गोली मारना चाहती है। मार तो नहीं पाएगी, लेकिन वो फिर कल को कोई और संकट आ गया जीवन में तो वो तो पागल हो जाएगी, पता नहीं क्या अपराध कर दे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पकड़ना, उनको मनोरोग की चिकित्सा में संरक्षण देना ताकि समाज में अपराध नहीं बढ़े, लोग आत्महत्याएं नहीं करें, या तो वो आत्महत्या कर लेगी। तो सरकार का ये सब काम है, ऐसी लड़कियों को चिन्हित करना चाहिए जो जरा सी असफलता से कह रही हैं कि हम मोदी को गोली मार देंगे, कल को वो अपने को ही मारेंगी जरूर। तो ये समाज में मनोरोगियों को आपने अगर किसी योजना से वहां इकट्ठा करवा दिया है तो फिर उसको चिन्हित करके उनको पकड़ के मनोचिकित्सालय में भर्ती कराइए। और ये जो थर्ड जेंडर आए हैं इनका विवरण होना चाहिए कि ये किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी इनको असफलता हो गई। और कुल मिला के तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार का मामला तो ये है नहीं, प्रकारांतर से तो शैलेंद्र जी ने भी कह ही दिया। ये वस्तुतः हिंदू धर्म और भारतीयता की विरोधी शक्तियां अपने चरम पर इस समय संगठित हैं और मोदी जी को इसका एहसास है, ये दिखता नहीं। एक सोनिया गांधी हिंदू धर्म को सब प्रकार से कुचलने के लिए जो बिल ला रही थी, उसको देखकर लोगों में जो जागरूकता आई और सारे संतों महात्माओं में भी आई, उसके कारण तो आप सत्ता में आए हैं। जब इतनी विशाल संख्या में आप मतलब लगातार आप जीतते जा रहे हैं, तो जो विशाल संख्या आपके पीछे है उसके कारण विश्व में सम्मान है। लेकिन विश्व का सम्मान शायद आपके लिए इतना अकल्पित था। ये तो ठीक है कि आप में व्यावहारिक बुद्धि बहुत बहुत अद्भुत, तो उसके कारण आप विश्व में बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन लगता है कि आप, विशेषकर वहां मुस्लिम देशों के लोगों ने अथवा अमेरिका आदि ने जो कुछ कहा उससे इतने प्रभावित है कि दिन रात बस अपनी उसी इमेज की चिंता करते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू को भी मात कर दिया, या जवाहरलाल नेहरू हो गए कि बाहर हमारी क्या इमेज होगी, चाहे देश का कुछ भी हो। उन्होंने सोचा चाहे देश की सीमा चीन ले ले, आप सोच रहे हैं कि चाहे देश की इज्जत लुच्चे लफंगे ले लें। ये तो ठीक जवाहरलाल नेहरू जैसा आचरण है कि विदेशों में अच्छे कहे जाएं, शांति दूत कहे जाएं, बड़े संतुलित और शांत कहे जाएं, इसके लिए आप देश में अराजकता को फैलाते हैं,
लुच्चे लफंगों की के जमावड़े को एक राजनीतिक दल में रूपांतरित करने में परोक्ष सहयोग दिलाते हैं शासन का। भारत के पुलिस बल को हतोत्साह करते हैं, उसका मनोबल तोड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत शासन के महत्वपूर्ण अंगों को उनका अपना दायित्व नहीं निभाने देते। ये बड़े गंभीर चीजें हैं। तो हम समस्या हिंदुओं की ये है हम सबकी कि बाकी सब जो है वो तो स्पष्ट रूप से देशद्रोही हो चुके हैं, जो बड़े बड़े प्रमुख गिरोह हैं। पार्टी तो उनको क्या कहेंगे, अब तो वो गिरोह बन चुके हैं, अरविंद केजरीवाल का या ममता का या वो अहिर पुत्र का या कांग्रेस स्वयं, जिनका जो कभी बात कौन से गोत्र का दत्तात्रेय गोत्र से लेके पक्का ईसाई तक या कभी मुस्लिम तक सब बनता रहता है। ये तो गिरोह है। तो इन गिरोहों से तो जनता कोई अपेक्षा नहीं करती, लेकिन समस्या यह है कि हिंदू धर्म पर संकट आ रहा है, हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है, और आपके रहते हिंदू धर्म की विरोधी शक्तियां लगातार पोषित हो रही हैं, और हिंदू समाज को आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त एक ओबीसी वर्ग के द्वारा और बांट दिया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तो हिंदुओं ने अपने ढंग से समायोजन कर लिया था कि ठीक है इनको मिलता रहे। तो आपको हिंदू समाज की चिंता नहीं है, लेकिन आपको हिंदू समाज ने ही धर्मनिष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ समाज ने ही आपको शासन दिया है, और उसके प्रति आप कोई कर्तव्य नहीं अनुभव करते, और पुलिस ही आपकी रक्षा करती है, उस पुलिस के प्रति आप कोई कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। सेना के विषय में जरूर प्रशंसा करनी होगी कि सेना के विषय में तो आपने सराहनीय काम किया है, लेकिन शासन के एक महत्वपूर्ण अंग पुलिस के विषय में आप अपना कर्तव्य अनुभव नहीं करते, और अपने मतदाताओं जो कि मुख्यतः सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू हैं उनके प्रति कर्तव्य अनुभव नहीं करते। तो हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि हमको तो दूसरी तरफ जो है कुआं और खाई वाली बात भी गलत है, दूसरी तरफ राक्षसों के छोटे छोटे बौने राक्षसों के झुंड है, और इधर आप अब क्या कहा जाए, कटु बोलने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि काम तो आपसे ही चलाना है, आप नहीं तो भाजपा से ही चलाना है, और तो किसी का है नहीं अभी सामने। अब ऐसे में आदमी तो तिलमिला ही जाता है। थर्ड जेंडर्स के जमावड़े के प्रति आपका इतना मोह क्यों है, क्या समस्या है, कोई साइकिक प्रॉब्लम है? अब इससे अधिक मैं नहीं कह सकता क्या समस्या है। थर्ड जेंडर जो है आपको बहुत प्रिय है क्या? आपने उनको फैला दिया, और पुलिस को भी आप कुछ थर्ड जेंडर जैसा निष्क्रिय बनाना चाहते हैं क्या? क्या भारत के राजनीतिक दल में भारत के धर्मनिष्ठ धर्मप्राण लोगों ने, वोटर्स ने जिसको चुना है, जिसका वर्ण किया है, जिसका चयन किया है, उसको नपुंसकता ही पसंद है, उसको क्लैब ही पसंद है, उसको अपने को हमारा जो प्रमुख शत्रु है वो बार बार कायर कहे, इसको प्रतिष्ठा देनी। हमारे तो किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है कि कोई शत्रु, उस समय तो राज्य के भीतर तो कोई होता नहीं था, विरोधी शत्रु राजा को, योद्धा को गाली दे, ऐसी गाली तो कोई देता ही नहीं था, केवल अपमान करने वाली गाली दे तो कोई नहीं देता था। आप तो भारत के कोई अनोखे राजपुरुष हुए, माँ को भी गाली, सबको। कानून तो अभी भी है बहुत से, भारतीय दंड प्रक्रिया में सार्वजनिक स्थान पर माँ बहन की गाली देना स्वयं में एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध है। क्यों? क्योंकि उससे शांति भी भंग होती है, वातावरण क्षुब्ध होता है, समाज के बारे में छवि गलत जाती है, संसार देख रहा है, इसलिए वो स्वयं भारतवर्ष की छवि जाती है कि अरे यहाँ तो सार्वजनिक रूप से जिनको महत्व दे रही है भाजपा सरकार, वो लोग ये भाषा बोलते हैं। ये तो सब प्रकार से भारत की अवमानना करने वाला कार्य हुआ है। अगर आपको झुकने में ही मजा आता है, आपको झुकने की ही कोई आदत है, भीतरी विवशता है, तो भारत के सबसे सभ्य, सुसंस्कृत, सौम्य, शालीन, अध्ययनशील, गंभीर लोग जब मांग कर रहे थे यूजीसी के समय,
जिन्हें आपने अनारक्षित जातियां बना रखा है, अरे भैया उनकी मांग मान लेते, वो तो आपका आदर भी करते, तो वो ठीक ही लिखा है शैलेंद्र जी ने कि काकरोच ही मिले हैं क्या समर्पण करने को। क्या कहें, जिसे हमने अपना प्रधानमंत्री माना है, नेता माना है, उसके लिए ये तो सबसे कटुतम शब्द है। इससे ज्यादा तो फिर वही भाषा है, वो तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग सब सभ्य सुसंस्कृत सौम्य लोग हैं, लेकिन अब आपको काकरोच ही मिले हैं। भाई कारण क्या है, तो व्याख्या होती रहेगी, आपके पास अपनी मंडली है। समाज में साफ साफ दिख रहा है, इस पर अंधे को भी दिखेगा, दिखने अंधे को सुनाई पड़ेगा, उससे अंदाज लगा लेगा कि आपने गाली देने वाले क्षुद्र लुच्चे लफंगों के जमावड़े के सामने समर्पण किया है। ये कोई नहीं कहेगा कि इससे भारत को संकट हो गया था। 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी वहां कभी नहीं आए हैं, और 1 लाख प्रदर्शनकारी कई बार दिल्ली में आ चुके हैं तो ये तो कोई ग्रंथि है, ये मोदी जी की कोई ग्रंथि है जो तिरचट्टों के सामने, काकरोच के सामने समर्पण किया है। ये बहुत चिंता की बात है, और मोदी जी स्वयं आत्ममंथन करें। अगर जो बात डॉक्टर शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं कि वो लंबे समय से शासन करने के कारण कोई थकन आ गई, मुझे भी लग रही, कोई बुद्धि होता है ना दिन रात। अच्छा, पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर की आपने मतलब लोगों ने की नहीं है, वो तो भाजपा या किसी भी पार्टी में संस्कार नहीं है, नहीं तो जयशंकर प्रसाद को ही पढ़ लेते। उन्होंने कहा था कि अधिकार सुख बड़ा मादक और सारहीन होता है। हम्म, जयशंकर प्रसाद के नाटक का कथन। तो क्या अधिकार सुख इतना मिल गया जो तमाम दुनिया में स्वागत हुआ और कहा गया कि आप महानतम गणतंत्र के महानतम नेता हैं? उस अधिकार सुख ने ऐसी मादकता दे दी है, उस निस्सार अधिकार सुख ने, कि अपना कर्तव्य भी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म की रक्षा और पोषण के लिए यदि काम नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाता है। आपकी कुल सार्थकता इसी में है कि आप भारत में उस सनातन धर्म की रक्षा करें जिसने इसको लाखों वर्षों से गौरव दिलाया है, और जिस पर आक्रमण करने के लिए सारे ही वर्तमान में विपक्षी कहने वाले, अपने को विपक्षी कहने वाले लेकिन मोटे तौर पे विदेशी ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम मजहबी उग्रवादियों के बंधक बने हुए विपक्षी दल जिस सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए गोलबंद हो गए हैं, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो बड़े ही लज्जा का विषय है, बड़े ही लज्जा का विषय है। अभी भी मौका है, किसी भी तरह इस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपने इतने नटकर्तव्य किए हैं, कितने पैंतरेबाजी की है मोदी जी ने अब तक, हम सभी देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप कोई, अच्छा शुरू में सोचा होगा कि हमारी बड़ी सरलता की छवि जाएगी, लेकिन इस समय भारतवर्ष में और संसार में कोई भी आपको सरल नहीं मान रहा है, सभी मानते हैं काफी कुटिल हैं। आपके प्रचारक भी ये कहते हैं, जो आपके आईटी शरिया क्या कहा जाता है कि ये क्या है, ठंडा करके खाते हैं, बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो ठीक है, त्याग पत्र ले लिया, उसे स्वीकार मत कीजिए।